हेलो बच्चों, नमस्कार। मोल कॉन्सेप्ट की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है ना। एटॉमिक मास क्या होता है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। आइए आज हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। तो जो एवरेज एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट होता है बेटा, इट इज यूज्ड इन द केस ऑफ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। तो मैं लिखता हूँ कि दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन केस ऑफ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं क्लोरीन का। तो बेटा भगवान ने क्लोरीन दो तरह के बनाए हैं नेचर में। एक क्लोरीन ऐसा बनाया है जिसका एटॉमिक मास होता है 35U। दूसरा क्लोरीन ऐसा बनाया है जिसका एटॉमिक मास होता है 37U। ठीक है ना। तो अगर आपसे क्लोरीन का कोई एटॉमिक मास पूछता है तो वो 35 भी हो सकता है और 37 भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको कोई एक एटॉमिक मास बताना है जो पूरे क्लोरीन को रिप्रेजेंट करे, उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा एवरेज। एवरेज निकालने के लिए हमें एक टर्म और पता होना चाहिए, क्या? परसेंटेज एबंडेंस। परसेंटेज एबंडेंस क्या होता है कि जैसे क्लोरीन 35 का परसेंटेज एबंडेंस है 75% और क्लोरीन 37 का परसेंटेज एबंडेंस है 25%। परसेंटेज एबंडेंस मतलब कि नेचर में ये बाय नंबर कितने परसेंटेज में है। ठीक है ना। दिस इज बाय नंबर। कि अगर भगवान ने 100 एटम क्लोरीन के बनाए हैं तो ऑन एन एवरेज क्या होगा? 75 एटम क्लोरीन 35 के रहेंगे और 25 एटम क्लोरीन 37 के रहेंगे। ठीक है ना। तो एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं? एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं, समेशन ऑफ MI अपॉन समेशन ऑफ XI, वेयर MI is the mass of ith isotope, XI is equals to percentage abundance of ith isotope। मेरी बात अब समझ में आ रही होगी आपको। जैसे मान लो अगर मैं ऊपर वाले में लगाऊं क्लोरीन वाले में, तो क्या हो जाएगा? MI का समेशन अपॉन सिग्मा XI, मतलब M1 प्लस M2 अपॉन X1 प्लस X2। तो बताओ, M1 हम क्या ले लें? क्लोरीन 35 ले लो। इसका परसेंटेज एबंडेंस 75। क्लोरीन 37 का कितना? 25 अपॉन X1 प्लस X2। परसेंटेज का सम मतलब डिनोमिनेटर तो हमेशा ही 100 आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो जरा इसको सॉल्व करिए। आइए, कितना होगा? 35 इंटू 75 कितना हो गया ये? 5 5 25, 2 कैरी, 7 5 35, 3 कैरी, 7 21, 24, 5 12 एक कैरी 6, 2625 प्लस 25 इंटू 37 कितना हो गया? मैं करता हूँ, 925 जोड़ देते हैं, कितना आ गया ये? 50। ये हो गया 35.5। तो क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है बेटा? इट इज 35.5U। इनफैक्ट एटॉमिक मास के डेटा में हम एवरेज एटॉमिक मास को ही यूज करते हैं। जैसे जरा आप देखो तो, देखो यहाँ पे क्या मैंने क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास 35.5U नहीं लिखा था? और मैंने आपसे कहा भी था ध्यान देना इसको, ये इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है ना। अच्छा, जैसे ये तो हमने निकाला इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब जैसे ये जो परसेंटेज दिया है बेटा, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं रेशियो के फॉर्म में, तो क्या ये 3:1 का रेशियो है कि नहीं? क्या ये 3:1 का रेशियो है कि नहीं? ठीक है ना। तो अगर रेशियो दिया हो तब कैसे निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास? तो एवरेज एटॉमिक मास आप ऐसे लिख लो, समेशन ऑफ MI FI, where of course MI is the
मास ऑफ ith आइसोटोप, सॉरी, अपॉन समेशन ऑफ Fi। और Fi क्या हो गया? रेशियो ऑफ ith आइसोटोप। तो इस केस में क्या होगा? 35 इंटू 3 आप देख सकते हो, ये देखो 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 1, ये आ जाएगा 105 प्लस 37 अपॉन 4, 142/4 इज इक्वल टू 35.5। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, इजी चीज है, कोई टफ बात नहीं है। इनफैक्ट ये जो फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला है बेटा, दोनों सेम ही तो है। आप खुद सोचो, अगर इसको मैं थोड़ा इस तरह से लिख दूं, 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 अपॉन 100, जब आप 25 से कैंसिल करोगे तो ये आएगा 3, ये आएगा 4, ये आएगा 1। बोलो, वही चीज तो बन गया जो यहाँ पे था। ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चाहे तो आप रेशियो के फॉर्म में करो, चाहे तो आप परसेंटेज के फॉर्म में करो। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? और डेटा आप जो भी लेते हो एटॉमिक मास का, वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास होता है। ठीक है ना? लेकिन हो सकता है अब आपके दिमाग में एक सवाल आए, और ये सवाल आना लाजमी भी है कि सर, हाइड्रोजन के तो 3 आइसोटोप होते हैं, H1, H2, H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, लेकिन इसका एवरेज एटॉमिक मास तो आपने 1 ही लिखा है, ऐसा क्यों? जो एटॉमिक मास का आपने डेटा लिया वो 1 ही लिया है, ऐसा क्यों? तो बेटा ये भी एवरेज एटॉमिक मास ही है। आइए मैं दिखाता हूँ कैसे। होता क्या है बेटा, जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स जो होते हैं, H1, H2, H3, इसको अपन बोलते हैं प्रोटियम, पता है आपको, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। अगर मैं परसेंटेज एबंडेंस की बात करूं, परसेंटेज एबंडेंस प्रोटियम का ऑलमोस्ट 99.9855% होता है। ड्यूटेरियम इज ऑलमोस्ट 0.0145% होता है। और ट्राइटियम इज वेरी ट्रेस अमाउंट 10⁻⁻15 के आसपास। तो अगर मैं एवरेज निकालूंगा बेटा, तो एवरेज एटॉमिक मास कितना आएगा? आप खुद सोचो, 1 इंटू 99.9855 प्लस 2 इंटू 0.0145 प्लस 3 इंटू 10⁻⁻15 अपॉन इनका समेशन ऑलमोस्ट 100 होगा। तो ये दोनों टर्म तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है ना, ये टर्म तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है ना, और ये ऑलमोस्ट 100 आ जाएगा, तो 100/100 ऑलमोस्ट कितना हो गया? 1। ऐसे ही कार्बन का 3 आइसोटोप, C12, C13, C14, लेकिन उसका जो एटॉमिक मास अपन लिखते हैं 12 लिखते हैं, क्योंकि अगेन C12 का परसेंटेज अबंडेंस 99.99% रहता है। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है आपको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? श्योर? चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, एक बहुत ही सरल सा सवाल मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि बोरॉन हैज 2 आइसोटोप्स, B10 एंड B11। ठीक है, बोरॉन के 2 आइसोटोप्स हैं, B10 एंड B11। इफ द एवरेज atomic mass of boron is 10.8, then find percentage abundance of B10 and B11। इजी क्वेश्चन है ना? कह रहा है इस बार एवरेज एटॉमिक मास दिया है, मुझसे क्या पूछ रहा है? मुझसे पूछ रहा है परसेंटेज अबंडेंस किसका? B10 और B11 का। तो फॉर्मूला यूज कर लो। एवरेज कितना है? 10.8,
B10 को अगर मैं मान लूं x परसेंटेज, तो B11 कितना हो जाएगा 100 माइनस x, क्योंकि सम ऑफ परसेंटेज कितना होता है बेटा 100 होता है। तो अगर एक x है, दूसरा क्या हो गया 100 माइनस x, तो 10 इंटू एक्स प्लस 11 इंटू 100 माइनस x अपॉन x प्लस 100 माइनस x, जो कि 100 ही आना है। तो 10x प्लस 1100 माइनस 11x अपॉन ये x गया 100, 10.8। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 20। तो इसका मतलब बोरॉन 10 कितना परसेंटेज है बाय एबंडेंस, 20% है, और B11 कितना है बेटा, ऑलमोस्ट 80%। ये जो परसेंटेज एबंडेंस है, ये आपको दिमाग में रखना है, इट इज बाय नंबर, इट इज बाय नंबर। इन नेचर में अगर भगवान ने 100 बोरॉन के एटम्स बनाए थे, तो उन्होंने एवरेज 10 एटम बोरॉन 10 के थे, और 11 एटम और 80 एटम्स, सॉरी 20 एटम्स बोरॉन 10 के थे, और 80 एटम्स बोरॉन 11 के थे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं क्या, कि एक एटम है x, उसके 3 आइसोटोप, x200, x201, x202। परसेंटेज अबंडेंस कितना दिया हुआ है, 90%, 8% और ऑफ कोर्स 2%। पूछ क्या रहा है, एवरेज एटॉमिक मास। इजी, कितना होगा 200 इंटू 90 प्लस 201 इंटू 8 प्लस 202 इंटू 2 बाई 90 प्लस 8 प्लस 2, जो कि कितना आना है 100 ही आना है। सॉल्व कर लीजिए, 18,000 प्लस कितना आ जाएगा ये 201 इंटू 8 हो जाएगा ना, तो 201 इंटू 8 में कर देता हूँ, कितना होगा 8 जीरो 1608 प्लस 404 अपॉन 100। क्या जोड़िए इसको, 18,000, 1608, 404, 12 एक कैरी, 6 4 10 एक कैरी, 20,000, 12/100, 200.12। कैलकुलेशन वाला पार्ट अब चेक कर लो। क्या ये बात समझ में आ गई मेरी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। चलिए फिर, श्योर, ठीक। तो एवरेज एटॉमिक मास तुमको क्लियर हो गया, एटॉमिक मास हमको क्लियर हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो एटॉमिक मास क्या था बेटा, एक एटम का मास था। एटॉमिक मास क्या था, एक एटम का मास था। मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक है ना। मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है ना। तो किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसमें प्रेजेंट जो भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास को हम ऐड कर देंगे। जैसे मैं यहाँ मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूं, और यहाँ उनका मॉलिक्यूलर मास आप बताओ। और कुछ मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास याद हो जाने चाहिए, क्योंकि वो बार बार यूज में आएंगे। जैसे मैंने लिखा वाटर, कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 1, क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास 1U, तो 2 का 2 इंटू 1 प्लस 16, कितना आ गया 18U। अमोनिया, नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन के लिए 3 इंटू 1, 17U। CO2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है एक का, तो 2 का कितना 2 इंटू 16, 44U। प्रैक्टिस में रहोगे तो ये याद हो जाता है, ठीक है ना। ग्लूकोज, C6H12O6, कैसे करेंगे, 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, ऐड करोगे 180U। ये सब याद हो जाए, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बार बार निकालने में टाइम नहीं वेस्ट करना है। शुगर, या जैसे सुक्रोज भी हम बोलते हैं, C12H22
O11 कैसे निकालोगे? 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16। इसको आप सॉल्व करना, सॉल्व करोगे देखोगे आएगा 342 मुझे याद हो गया है। तो ये सब कुछ कॉमन मॉलिक्यूल्स हैं जिनका आपको मॉलिक्यूलर मास याद रहना चाहिए। मैं कुछ और भी लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है। एसिटिक एसिड का आता है 60U, NH2CONH2 यूरिया इसका भी 60U, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड 98U, फॉस्फोरिक एसिड अगेन 98U, बेंजीन 78U। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर मास का प्रयोग हम बार बार करेंगे और ये याद हो जाए तो बेहतर है। क्यों बार बार निकाल के टाइम वेस्ट करना? जैसे मैं जैसे ही कहूँ H2SO4 दिमाग में आ जाए 98U। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? श्योर? चलिए अच्छा, अब आप एक बात आप और समझो बेटा, एक टर्म यूज होता है फॉर्मूला मास। एक टर्म क्या यूज होता है? फॉर्मूला मास, ठीक है ना। तो फॉर्मूला मास के लिए ज्यादा सोचना नहीं है कि जैसे मान लो आप कह सकते हो कि जिस तरह कोवेलेंट कंपाउंड्स में हम मॉलिक्यूलर मास यूज करते हैं, आयनिक कंपाउंड के लिए हम फॉर्मूला मास टर्म यूज करेंगे। आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम फॉर्मूला मास यूज करते हैं टर्म। जैसे NaCl का फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा? सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, 58, 58.5। अब ये टर्म यहाँ पे फॉर्मूला मास क्यों यूज हुआ है, ये तो आगे की बात है, ठीक है ना। लेकिन अगर फॉर्मूला मास टर्म आ जाए तो आपको डरना नहीं है, बस ध्यान देना, चाहे फॉर्मूला मास बोले चाहे मॉलिक्यूलर मास बोले, दोनों का मतलब क्या है? सेम। क्या इसमें कोई दिक्कत है? मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए फिर दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।